पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पढ़ते तो हम पॉलिटी है, सब्जेक्ट का नाम तो पॉलिटी है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्यों लगाया गया? इसका क्या अर्थ है? साइंस लगाने का लॉजिक क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं तर्क, हम हर चीज़ को तर्क के आधार पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमको पॉलिटी के अंदर भी, हमको राजनीति के अंदर भी तर्क की आवश्यकता होती है। जी हाँ, साइंस प्रकार राजनीति के अंदर भी लॉजिक लगाना अत्यधिक अनिवार्य है, क्योंकि हम इससे ये पता लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम सही और गलत के अंदर भेद कर सकते हैं तर्क के द्वारा। इसलिए पॉलिटी को पूरा नाम दिया गया और क्या बोला गया कि ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए यहाँ पे साइंस जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान क्या है? क्या संविधान कोई किताब है, या कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई नोट्स है, या फिर कोई ग्रंथ है? क्या है? तो संविधान जो है हमारा, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमें कह सकते हैं कि लिखित कागजों का समूह है। क्या है? लिखित कागजों का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुक, यानी कि एक बुक के अंदर लिखा हुआ है। जिस प्रकार से हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर नोट्स होते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से संविधान की भी एक पुस्तक है जिसके अंदर पूरा संविधान लिखा हुआ है और उसको हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, यानी कि एक बुक की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब राज्य का किससे है? देश से है, क्योंकि संविधान के अंदर ही देश नहीं लिखा हुआ, राज्य लिखा हुआ है। अपात स्वरूप बात अलग है, यानी कि भाग 3 और भाग 4, संविधान के भाग 3 और भाग 4 के अंदर राज्य का अर्थ सिर्फ राज्य ही है। अब राज्य से हम शुरू कर लेते हैं कि राज्य जो है, इस राज्य के निर्माण के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है? राज्य के निर्माण हेतु हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? 4 मुख्य तत्व बताए हैं कि 4 मुख्य तत्व हैं राज्य के निर्माण हेतु। कौन कौन से हैं? अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आप लोग गौर से देखिएगा कि राज्य के निर्माण हेतु 4 मुख्य तत्व हैं। पहला तो है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या, यानी कि लोग, कि राज्य के अंदर लोग होना अत्यधिक आवश्यक है। बिना लोग के आप क्या करोगे? कैसे सरकार बनाओगे? कैसे शासन करोगे? कि राज्य का अस्तित्व ही तब है जब जनसंख्या होगी। अच्छा, जनसंख्या रहेगी कहाँ पर? सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर भूभाग में रहेगी, एक पर्टिकुलर भूभाग में रहेगी, यानी कि जनसंख्या के बाद में यहाँ पे क्या होगा? भूभाग होगा। क्या होगा? भूभाग, यानी कि हम बोलते हैं कि टेरिटरी, लैंड, हमारे जो देश की सीमा है उस सीमा के अंदर, यानी कि देश का एरिया, या फिर हम बोलते हैं कि जो अंदर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये भूभाग हो गया। तीसरी चीज कि जनसंख्या होगी, जनसंख्या के रहने के लिए भूभाग हो गया। अब इस जनसंख्या के ऊपर सुचारू रूप से शासन करने के लिए एक सरकार तो चाहिए। क्या चाहिए? सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट। 4 मुख्य तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा क्या है? दूसरा है साहब भूभाग, तीसरा है सरकार। अच्छा, चौथा तत्व क्या है? चौथा तत्व ये है, ये एक तरह से देखें तो सरकार का ही एक छोटा तत्व है, यानी कि सरकार की एक विशेषता है। क्या है? चौथा तत्व है संप्रभुता। क्या? कि राज्य के निर्माण हेतु संप्रभुता भी एक मुख्य तत्व है। जी हाँ, क्या है? संप्रभुता, संप्रभु होनी चाहिए सरकार। संप्रभु का क्या होता है? संप्रभु का ये होता है कि एक ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जो खुद के डिसीजन खुद ले सके। जी हाँ, यानी कि कोई भी बाहरी शक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सके, वह खुद का डिसीजन खुद ले, ऐसी सरकार को हम बोलते हैं संप्रभु सरकार। क्या बोलते हैं? संप्रभु। द गवर्नमेंट हु टेक्स देयर डिसीजन बाय इटसेल्फ, वही क्या होती है? संप्रभु। इसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी, इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो हम इसको ये सब बोल सकते हैं कि खुद के डिसीजन खुद ले, मतलब कि डिसीजन टेकन बाय इटसेल्फ। चार चीजें सबसे महत्वपूर्ण। एक बार यूपीएससी के अंदर एक सवाल पूछा गया यहीं से ही, और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व राज्य के निर्माण हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता? तो 4 ऑप्शन में से ये 3 ऑप्शन में थे और एक ऑप्शन में नहीं था, तो उसको टिक लगाना था। वैसे तो संविधान को हम संविधान सभा से ही पढ़ सकते हैं, वो संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी का आरंभ हम संविधान सभा से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि जो पॉलिटी की जो बातें हैं ये तो हम मॉडर्न काल के अंदर करते हैं, लेकिन एंशियंट काल में, यानी कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में और मध्य काल में भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा। मध्य काल के अंदर और प्राचीन काल के अंदर लोग कैसे रहते थे, कैसे उसके ऊपर शासन किया करता था, कौन शासन करता था, कैसे करता था, राजा करते थे या कोई और करता था, राजा भी करते तो किस प्रकार करते, तो इस प्रकार की बातें हमको यहाँ पे देखनी होगी। तो हम बात करते हैं प्राचीन काल की। किसकी? प्राचीन काल। और हम मध्य काल को भी यही लिख लेते हैं। कौन सा काल? मध्य काल। कि प्राचीन काल और मध्य काल के अंदर क्या व्यवस्थाएं थी, क्या सिस्टम था। तो हम बताएं, प्राचीन काल के अंदर एक थ्योरी थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। उस थ्योरी का नाम है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि राजत्व का देवीय सिद्धांत। तो प्राचीन काल और मध्य काल के अंदर हम देखा कि राजत्व का देवी सिद्धांत प्रचलित था। क्या है ये राजत्व का देवी सिद्धांत? डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि इसमें क्या होता था कि जो राजा है, यहाँ पे जो राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि
रिप्रेजेंटेटिव है, द किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। यानी कि पहले के लोग, यानी कि प्राचीन काल और मध्यकाल के लोग ये मानते थे कि राजा जो है ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजा को ईश्वर ने भेजा है। जैसे कि ईश्वर एक है, हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसी प्रकार ईश्वर ने राजा को भेजा, जगह जगह पे राजाओं को भेजा और उनको वहाँ पे शासन चलाने को कहा। ऐसा वहाँ चलता था, पहले ऐसी बातें चलती थी। तो राजा के पास कुछ विशिष्ट शक्तियाँ होती थी और वो विशिष्ट शक्तियाँ ईश्वर ने ही उनको देके भेजी। राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजा ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि है और ईश्वर ने राजा को कुछ अन्य, या हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष शक्तियाँ देके भेजी है। अब हम देखते हैं कि राजा जो है कानून बनाता है, निर्माण करता है कानूनों का, नियम बनाता है और अपने राज्य में उनको चलाता है। यदि कोई व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो वह सिर्फ राजा के ही नियमों का पालन का उल्लंघन नहीं कर रहा है, राजा के ही नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि वह साक्षात ईश्वर की बातों का, ईश्वर के कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए उस व्यक्ति को सजा देने का कार्य कौन करता था? राजा करता था। कौन करता था? राजा। और इस व्यक्ति को एक बार राजा ने सजा दे दी और जब बाद में ये व्यक्ति जब मरेगा तो इस व्यक्ति को ईश्वर भी सजा देगा। इस प्रकार की बातें उस समय चलती थी। राजा को ईश्वर का ही एक व्यक्ति, यानी कि ईश्वर का एक प्रतिनिधि, यानी कि ईश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। समझ रहे बात को? यह है। अब राजाओं की बात चली है तो हम राजतंत्र ही पढ़ लेते हैं आगे। राजतंत्र को शुरू करते हैं हम। राजतंत्र यानी कि राजाओं का तंत्र, राजाओं का राज। ठीक है, तो क्या होता था उस समय, देखते हैं। राजतंत्र 3 मुख्य संस्थाएं होती है इसके अंदर। पहली होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका के अंदर काम क्या होता है? जैसे कि विधायिका में हम देखते हैं कि यहाँ पे किया जाता है कानूनों का निर्माण, नियमों का निर्माण। तो यहाँ पर तो निर्माण किया जाता है कानूनों का, यहाँ पे कानूनों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? कानून निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर कानूनों को लागू किया जाता है। इस संस्था में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। और कानून बना दिए, कानून लागू भी कर दिए, और यदि कोई व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करता है तो उसको दंड देना तो अनिवार्य है। तो दंड देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? न्यायपालिका करता है, यानी कि ये संस्था करती है। लेकिन होता क्या था उस समय? ये तीनों कार्य किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था और वो था स्वयं राजा खुद। यानी कि तीनों शक्तियां अलग अलग नहीं, बल्कि तीनों शक्तियां राजा के पास ही होती थी। ऑल द 3 पावर्स आर वेस्टेड इन किंग। ठीक है, उस समय तीनों कार्य राजा ही करता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का केंद्रीकरण था। क्या था? शक्तियों का केंद्रीकरण था। शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब ये है कि सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास। तो ये कैसे तो ये सही है क्या? जी नहीं, ये सही नहीं है। केंद्रीकरण शक्तियों का नहीं होना चाहिए, बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन उस समय तो केंद्रीकरण होता था। जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन के अंदर राजा कभी कभी निरंकुश हो जाता है। राजा क्या हो जाता था? निरंकुश हो जाता था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब सारी शक्तियां राजा के पास है तो राजा निरंकुश हो सकता है। निरंकुश का अर्थ क्या? निरंकुश का मतलब क्या? कि राजा खुद की महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर सकता है जब सारी शक्तियां राजा के पास तो है। ऐसे कि आप ऐसा मानिए, जैसे कि राजा को बहुत सारा पैसा कमाना है, तो राजा कुछ इस प्रकार के नियम बनाएगा जिससे कि टैक्स ज़्यादा है, या फिर वो नियम बना देगा कि टैक्स आज से सब लोग मुझे ज़्यादा देंगे। तो क्योंकि कानून बनाने वाला खुद है, कानून लागू करने वाला भी खुद है, और यदि कोई व्यक्ति उस कानून को नहीं मानता है तो दंड देने वाला भी तो राजा ही है। इसलिए तो राजा अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है। ऐसा इसमें होता है, ऐसा शक्तियों के विकेंद्रीकरण के अंदर होता है, राजतंत्र के अंदर होता था। इसलिए यह था कि राजा ऑटोक्रेट भी हो सकता था, निरंकुश भी हो सकता था। क्या हो सकता था? ऑटोक्रेट्स। तो ये था राजाओं का राजतंत्र। अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर भी कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, बनाते हैं, देखते हैं। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, और आपको पता ही है भारत के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। 3 संस्थाएं बनेगी वापिस, विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 संस्थाएं होती है लोकतंत्र के अंदर। अब हम देखते हैं कि किसका क्या कार्य होता है। यहां पर आती संसद।
यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे आती है संसद। और जैसा कि आपको सबको पता ही होगा, संसद कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। भारत की एक ही संसद है, वो दिल्ली के अंदर है। केंद्र में तो संसद है और राज्य में क्या है, राज्य में राज्य विधानमंडल। राज्य में क्या है, राज्य विधानमंडल है। राज्य विधान मंडल क्या है, राज्य विधानमंडल, जो कि क्या करती है, जो कि कानूनों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं ये, कानूनों का निर्माण करते हैं। संसद तो करती है केंद्र में, राज्य विधानमंडल राज्यों के अंदर कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कार्यपालिका भी हम देखें तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट, यानी कि स्थायी और अस्थायी। कौन तो स्थायी होते हैं और कौन अस्थायी होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि पहले बात करें अस्थायी कौन होते हैं, और यहाँ पे स्थायी। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी और ये होते हैं परमानेंट। तो टेम्परेरी कौन होते हैं, टेम्परेरी होते हैं मंत्री। कौन होते हैं, मंत्री। हम ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद। क्या कह सकते हैं हम, मंत्री परिषद। क्यों साहब मंत्री परिषद क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंत्री यानी कि जो एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, जो हमारे बनते हैं, ये हर 5 साल के अंदर चेंज होते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी कहते हैं। हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होता है और हर 5 साल के अंदर ये बदलते हैं, हर 5 साल के अंदर इनका चुनाव होता है, इसलिए इनको टेम्परेरी कहते हैं। तो परमानेंट कौन है, परमानेंट है नौकरशाही। कौन है, नौकरशाही, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। कौन है, ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि उसकी उदाहरण बोलूँ तो आईएएस और आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये होते हैं परमानेंट, यानी कि ये नौकरशाही होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट होते हैं, अस्थायी और स्थायी। ये कानून बनाने का काम करते हैं और ये कानून को लागू करने का काम करते हैं। और यदि कानून बन गए और कानून लागू भी हो गए और कोई व्यक्ति है, कोई भी समाज के अंदर जो कानूनों का उल्लंघन करता है, कानूनों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को सजा देना भी पड़ेगा। दंड देने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, न्यायपालिका करता है। कौन करता है, न्यायपालिका करता है। दंड देने का कार्य कौन करता है, न्यायपालिका। इसमें आते क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट। कौन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आएगा एक, तो एक आएगा हाई कोर्ट। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है और हाई कोर्ट तो अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ। ठीक है, तो ये 3 संस्थाएं होती है लोकतंत्र की। जी हाँ, लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, जो कि दिख रहा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि ऐसा कहते हैं कि जो मीडिया है वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो क्या सही है, जी नहीं, सही नहीं है, ये गलत है। कैसे, मीडिया जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करने के लिए या कहें कि उसकी प्रशंसा करने के लिए ऐसा कह दिया जाता है कि जो मीडिया है ये एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ तारीफ के लिए कह दिया जाता है। जैसे कि कोई बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई है तो क्या कहते हैं, ये तो 5वां वेद है, जबकि वेद तो 4 ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेद तो 4 ही हैं, लेकिन कहते हैं कि ये तो 5वां वेद है। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस बुक की प्रशंसा करने के लिए। इसी प्रकार स्तंभ 3 ही है, स्तंभ 3 ही है, मीडिया कोई स्तंभ नहीं है। तो ये क्या है, किस में लोकतंत्र। और दूसरी चीज कि हमारे भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है, इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, यानी कि हमारे यहाँ पे सारे कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। तो हम समझते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण क्यों नहीं है। ऐसे मानिए जैसे ये तीनों संस्था है, अलग संस्था है, शक्तियों का पृथक्करण कब होगा, शक्तियों का पृथक्करण तब होगा जब ये अपना अपना काम स्वयं करे। जैसे कि ये अपना काम, जैसे काम है कानून का बनाना, तो ये कानून बनाना, इन्होंने कानून बनाया, तो बनाने का काम इन्होंने किया, लागू करने का काम इन्होंने किया। यानी कि बनाने का काम कोई और कर रहा है, लागू करने का काम कोई और कर रहा है, और दंड देने का काम कोई और कर रहा है। तभी तो कहलाएगा पृथक्करण। ये क्या कहलाएगा, तभी कहलाएगा पृथक्करण। पृथक्करण कब कहलाएगा, जब कानून को बनाने का काम कोई और कर रहा है, कानून को लागू करने का काम कोई और कर रहा है, और दंड देने का काम कोई और कर रहा है, तभी तो पृथक्करण कहलाएगा। लेकिन हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। देखिए हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। कैसे नहीं, हम दिखाते हैं आपको कि आप देखिए यहाँ पे जो मंत्री है, ये मंत्री आएंगे कहाँ से, संसद से तो आएंगे, यहाँ से आएंगे। मंत्री को यहाँ पे पहुँचने के लिए पहले संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ जो व्यक्ति बैठा है एक्चुअली में वह पहले किसका मेंबर था, यहाँ का। हेयर इज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। यानी कि कार्यपालिका का जो मेंबर है, जो विधायक है कार्यपालिका में, जो ये एमपीज एमएलए जो होते हैं, ये आएंगे कहाँ से, संसद से आएंगे। अब जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर बैठ के उन्होंने कानून का निर्माण भी किया होगा, तो कानून का निर्माण भी यही कर रहे हैं और कानून को लागू भी यही कर रहे हैं। तो पृथक्करण कैसे हुआ, पृथक्करण तो नहीं हुआ। कानून का निर्माण भी यही कर रहे हैं, कानून को लागू भी यही कर रहे हैं, तो पृथक्करण नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। तो ये है हमारे लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र का सिस्टम ये 3 व्यक्ति थे, रूसो, लॉक
और हॉब्स। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है? ये किस पे आधारित है? ये आधारित है मत्स्य न्याय पर। मत्स्य न्याय यानी कि माइट इज राइट। क्या इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उस बड़ी मछली को और कोई दूसरी बड़ी मछली खा जाती है, और उस बड़ी मछली को और भी कोई दूसरी बड़ी मछली खा जाती है। ठीक इस प्रकार की व्यवस्था समाज में फैल रही थी कि जो कमजोर व्यक्ति था, उस कमजोर व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति शक्तिशाली उसको दबा दिया करता था, और उस शक्तिशाली व्यक्ति को कोई और दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति दबा दिया करता था। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय चल रही थी। तो लोगों ने एक समझौता किया, उसमें कहते हैं मौन समझौता, यानी कि शांतिपूर्वक मौन समझौता किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हमारे में से एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसको राजा बना देते हैं। हम हमारे में से एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसको राजा बना देते हैं, और हम सारी शक्तियां उस व्यक्ति को दे देंगे, और ये इसके बदले में ये हमारा साथ क्या करेगा? इसके बदले में ये हमारी रक्षा करेगा। क्या करेगा? ये हमारी रक्षा करेगा। तो ठीक है, ये था हमारा सामाजिक समझौता का सिद्धांत।